ठंड में अमीर बहू का गर्म तंदूर में बेघर ससुराल। अमित गांव से बाहर एक शहर में फैक्ट्री में काम करता था और इस फैक्ट्री में फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी नीतू और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आज अमित फैक्ट्री जाता है और लंच में जब सभी मजदूर बाहर होते हैं तो नीतू अमित को अपने केबिन में बुलाती है। हाँ, आखिर तुम यहाँ पर बस काम ही करते रहोगे या पापा से भी बात करोगे? वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जानते भी हो तुम्हारा काम पापा को इतना पसंद है कि वो तुम्हें यहाँ पर सुपरवाइजर बनाना चाहते। यही अच्छा मौका है, इस ठंड में तुम सुपरवाइजर बनते ही पापा से मेरा हाथ मांग लेना। नीतू, हाथ तो मैं तुम्हारा मांग लूं इस ठंड में ही, पर तुम जानती हो ना मैं बहुत गरीब हूँ। मैं सोच रहा था कि पहले घर बनवा लूं उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगू। तुम खुद सोचो ना, जिसके पास ठंड का घर भी नहीं है उसके घर में कोई बाप अपनी बेटी को क्यों ही भेजेगा। मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ तुमसे, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे हालातों से। मैं पापा को समझा लूंगी, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। इतना बोलकर नीतू अमित को दिलासा देने के लिए उसे गले से लगा लेती है और तभी वहां नीतू के पिता सुरेश आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को एक गरीब मजदूर के गले लगा देखकर उस पर जोर से चिल्लाते हैं। नीतू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें यही गरीब मजदूर मिला और तुम निकलो यहाँ से। कल से फैक्ट्री मत आना, तुम्हारा आज हिसाब किताब में शाम तक कर दूंगा और किसी के हाथ तुम्हारे घर तक पैसे भी भेज दूंगा। निकलो यहाँ से। पापा गरीब क्या इंसान नहीं होते? आप ऐसे कैसे अमित पर चिल्ला रहे हैं? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो गरीब भी है तो। आपको अपनी बेटी की खुशियाँ देखनी चाहिए, ना कि धन दौलत। सारी गलती मेरी है, सही कहते थे मेरे सभी पार्टनर और जान पहचान वाले। बेटी को फैक्ट्री में आने ही नहीं देना चाहिए था। और तुम निकलो मेरी फैक्ट्री से। इतना बोलकर सुरेश धक्के देते हुए अमित को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है और फैक्ट्री के सभी लोग ये देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे ये तो मालिक का फेवरेट एम्प्लॉय था, फिर मालिक इसे धक्के मार के क्यों निकाल रहे हैं? अरे लगता है मालिक को इसकी करतूत का पता चल गया। अरे तुझे नहीं पता, पर इसका मालिक की बेटी से चक्कर चल रहा था। मुझे तो पहले ही दिन से शक था, पर आज यकीन हो गया। मेरा शक बिल्कुल सही था। फैक्ट्री में काम कर रहे आदमी की बात सुनकर सुरेश को और गुस्सा आता है और अमित दुखी, उदास, हताश अपने घर जाता है। सुरेश भी नीतू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है और घर जाकर उसे उसके कमरे में बंद करते हुए कहता है, अरे तुझे लव मैरिज ही करनी थी तो कोई ढंग का लड़का देख लेती ना। हमने हमेशा तुझे छूट दी है, पर इतनी नहीं बेटा कि तू हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। क्या हुआ जी, आप क्यों अपनी इकलौती बेटी को कमरे में बंद कर रहे हैं? आपने तो उसे फूलों की तरह पाला है, पर आज ऐसा बर्ताव? आखिर ऐसी भी कौन सी गलती कर दी मेरी बेटी ने? आशा के पूछने पर सुरेश सारी बात आशा को बताता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। क्योंकि आशा एक माँ थी, इसलिए उसे अपनी बेटी के लिए काफी दुख होता है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, रात होने को है, ठंड का मौसम है, हमारी बच्ची कमरे में ठंड से कांप रही होगी। उसने खाना भी नहीं खाया, आप दरवाजा खोल दो, मैं उसे खाना खिलाकर सुला देती हूँ। एक दिन भूखी रहेगी तो मर नहीं जाएगी, और उसके कमरे में कंबल रखा है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। उसके लिए अब मैं लड़का देख रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर उसकी शादी कर दूंगा। सुरेश गुस्से में अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा भी नहीं खोलता। तो वहीं अमित जब शाम को अपने घर जाता है तो उसको दुखी देखकर सब उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं और सच जानने के बाद उसके घर वाले उसे ही डांटना शुरू कर देते हैं। सुन रहे हैं जी, ये पागल हो गया है। अमीर घर की लड़की लेकर आएगा इस घर की बहू बनाकर, और इसके पीछे ही इसने काम से भी हाथ धो लिया है। रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, खाने को सही से पैसे नहीं है, और ये अमीर घर की लड़की को इस घर की बहू बनाएगा। देवर जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अपने प्यार को भूल जाओ। अगर इस घर में अमीर घर की लड़की आ गई ना तो हम सबको उसका नौकर बनना पड़ेगा, तो भी वह इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो उसके आते ही हम बेघर हो जाएं या हमारा घर टूट जाए। अरे बस करो तुम लोग, ठंड में भी चैन नहीं है। मेरे बेटे ने प्यार ही तो किया है। अगर भगवान ने इनकी जोड़ी बनाई होगी तो किसी भी हाल में ये दोनों एक ही हो जाएंगे। इसलिए अब ज्यादा मत सोचो। और बेटा, नौकरी गई है, किस्मत नहीं। तू कोई दूसरी नौकरी देखना। तू बहुत मेहनती है, तुझे कहीं और अच्छा काम मिल जाएगा। तू हार मत मानना। विनोद अपने बेटे का पूरा साथ देता है। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर सोने की तैयारी में लग जाते हैं और जब कमरे में अमित अपने भतीजे राजू के साथ सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी नीतू का फोन आता है। अमित, पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। वो मेरी शादी कहीं और करवाएं, उससे पहले हम कर लेते हैं। तुम अभी इसी वक्त मुझे फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते पर मिलो, मैं घर से भाग रही हूँ। नहीं नीतू, तुम इतना बड़ा फैसला अकेले मत लो। हमें थोड़ा अपने घर वालों को समय देना चाहिए। क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए। जिस बाप ने इस ठंड में अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया हो और एक बार भी देखने के लिए नहीं आए, तुम्हें क्या लगता है कि वो खुद चलकर मेरा हाथ तुम्हें दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं।
उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी मान मर्यादा से प्यार है, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अमित नीतू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बिना किसी को बताए फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, जहां नीतू अपना कुछ जरूरी सामान लेकर उसके पास आती है और सुबह होते ही वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अमित नीतू को लेकर घर आता है तो न सिर्फ घर वाले बल्कि उसके पड़ोसी भी हैरान रह जाते हैं। अरे बहन देखो तो जरा, अमित ने भागकर शादी कर ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अमित ने ऐसा काम किया है। अमित तो कितना संस्कारी है। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, लड़कियों के लिए मर मिटने को तैयार है। अरे बहन, कौन लड़का ऐसी लड़की से शादी ना करने को मरे? जानती भी हो लड़की कितनी अमीर है। ये वही लड़की है जिस फैक्ट्री में अमित काम करता था। नालायक निकम्मे, ये तूने क्या किया? देख रहा है लोग कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ रखेगा अपनी बीवी को? इस झोपड़ी में जो अपना महल जैसा घर छोड़कर आई है। शांति अपने बेटे को डांटते हुए सिर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है, जिसके बाद निशा आरती की थाल लेकर आती है और सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करती रहोगी तो तुम्हारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। निशा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ, वैसे भी बाहर बहुत ठंड हो रही है। शांति ये सब देखकर मानो जैसे सदमे में जा चुकी थी। वो दरवाजे पर ही सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और निशा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद काजल अपनी छोटी भाभी को अमित के कमरे में ले जाती है। भाभी, माँ की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शायद माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और आप तो अमीर घर से हैं, हमारी झोपड़ी देखकर परेशान मत होना। काजल, ऐसी बातें मत करो। मैं जानती हूँ मेरा ससुराल बहुत गरीब है और ये मेरा ही फैसला था। इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी। नीतू से बात करके काजल बाहर चली जाती है और सबको नीतू के बर्ताव के बारे में बताती है। भाभी, भैया, पापा, आपको पता है भाभी बहुत अच्छी है। माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? जब भाभी को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? भाभी बड़े घर से हैं और समझदार भी। शांति, अब इस बात को गांठ बांध लो कि वो तुम्हारे छोटे बेटे की बीवी और इस घर की बहू है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कभी उसे किसी भी चीज की परेशानी ना हो। सभी घर वाले नीतू को अपना चुके थे, इसलिए शांति भी अपनी बहू को अपना लेती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है तो मिट्टी का चूल्हा जलाने की वजह से उसे खांसी होने लगती है। मैं क्या करूं? ये धुआं तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये चूल्हा कैसे जलेगा? मेरी आंखें भी जल रही हैं। नीतू देखो, चूल्हे के पास ही मिट्टी का तेल रखा है। थोड़ा और मिट्टी का तेल डाल दो और इसमें सूखे घास पत्ते भी डाल दो, आग आसानी से लग जाएगी। निशा अपनी देवरानी को मिट्टी का चूल्हा जलाना सिखाती है, जिसके बाद नीतू खुद खाना बनाने लगती है और ये देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। बहू, खाना बनाने में तुम एक्सपर्ट हो। कितनी सुंदर गोल रोटी बना रही हो। माँ जी, मेरी माँ चाहती थी कि मैं कारोबार के साथ घर के काम भी सीखूं, इसीलिए उन्होंने मुझे घर के सारे काम सिखा रखे हैं। बस मिट्टी का चूल्हा पहली बार जलाया है, इसीलिए परेशानी हो गई थोड़ी। नीतू को अच्छे से खाना बनाता देखकर सभी घर वालों को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और साथ ही ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार अपने बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है तो राजू को काफी ठंड लगती है और वो अपने माता पिता से कहता है, माँ, हमारे कमरे की दोनों खिड़की टूटी हुई हैं। कितनी ठंडी हवा आ रही है अंदर। मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ सोने। बेटा, तुझे तो हर जगह ही ठंड लगती है, जा दादाजी के ही पास जाकर सो जा। राजू कमरे से निकलकर हॉल में आता है, जहां उसके दादा दादी बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और बिस्तर लगाते ही राजू बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और ठंड से कांपते हुए अपने दादा दादी और बुआ से कहता है, दादाजी, आज मैं माँ के साथ नहीं सोऊंगा। हमारे कमरे में बहुत ठंडी हवा आ रही है। कम से कम यहाँ हवा तो नहीं आ रही। यहाँ भी जमीन बहुत ठंडी है। कुछ करो ना, वरना इस ठंड में मैं ठंड से मर जाऊंगा। हट बदमाश कहीं का, ऐसी बातें क्यों करता है? तुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए जी, आप तसले में थोड़ी आग जला दीजिए। आग के पास सोएगा राजू तो उसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। वैसे भी ठंड सच में दिन में बढ़ती ही जा रही है। शांति के बोलने पर विनोद घर के बाहर जाता है और ठंड में खांसते हुए एक छोटे से तसले में कुछ लकड़ियां रखकर अंदर ले आता है और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग जलाता है। आग जलने के बाद राजू और काजल आग के पास ही बिस्तर लगाकर लेट जाते हैं। बुआ, हमारे पास तो आग जल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ राजू, अब नींद अच्छी आएगी, आराम से सो जाओ। काजल राजू के साथ अलग बिस्तर लगाकर आग की थोड़ी ही दूरी पर राजू को लेकर सो जाती है।
और उनके सोने के कुछ देर बाद जब राजू को आग की वजह से गर्मी लगती है तो वो कंबल नींद में लात से आग के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से कंबल में आग लग जाती है और काजल की आंख खुल जाती है। काजल कंबल में लगा आग देखकर डर जाती है और राजू को बचाने के लिए जलता कंबल उठाकर राजू से दूर फेंक देती है, जो कि जलती कंबल मिट्टी तेल पर जाकर गिर जाती है और मिट्टी के तेल में आग लगने की वजह से उनकी झोपड़ी में भी आग पकड़ लेती है और काजल चीखते चिल्लाते सबको उठाती है। माँ पापा जल्दी उठो, देखो घर में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लग गई? अरे काजल तू अपनी माँ और राजू के साथ बाहर निकल, मैं तेरे दोनों भाइयों को उठाता हूँ। काजल अपनी माँ और राजू के साथ घर के बाहर जाती है तो वहीं विनोद अपने दोनों बेटों के कमरे का दरवाजा पीटता है और उन्हें उठाता है। अरे बेटा जल्दी उठो, अरे घर में आग लग गई। कुछ देर में पूरा परिवार घर के बाहर निकल जाता है और मदद के लिए अपने पड़ोसियों के घर के दरवाजे पीटने लगते हैं। भैया भैया दरवाजा खोलो, हमारे घर में आग लग गई है। अरे कोई हमारे घर की आग बुझा दो। अरे क्या तुम्हारे घर में आग लग गई? रुको, मैं अभी अपने परिवार वालों को उठाता हूँ और गांव के बाकी लोगों को भी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। निखिल अपने घर से कंबल लेकर बाहर आता है और गांव के सभी लोगों को उठाता है। कुछ देर में गांव के सभी लोग अपने घर से बाहर आते हैं और विनोद के जलते घर को देखकर कोई कुएं से तो कोई नलके से बाल्टी भरकर उसके घर पर पानी डालना शुरू कर देते हैं, तो वहीं बच्चे भी हाथों में रेत भर भर कर घर के ऊपर डालते हैं। पर जब तक आग काबू में आती है विनोद का आधे से ज्यादा घर जल चुका होता है, जो देखकर पूरा परिवार परेशान वहीं बैठ जाता है। इस ठंड में हम गरीबों के साथ ये क्या हो गया? हमारे पास एक ही छोटी सी झोपड़ी थी, अब इस ठंड में हमारा पूरा परिवार कहाँ रहेगा? पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। पहले मेरे बेटे की नौकरी चली गई और अब हमारा घर। मेरा बड़ा बेटा अब अकेले हम लोगों का ख्याल कैसे रखेगा? हम कहाँ रहेंगे सब ठंड में? शांति बहन दुखी क्यों होती है? हम गांव वाले हैं ना। गांव वाली शांति और उसके पूरे परिवार को दिलासा देते हैं। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और पूरा परिवार अपने घर के बाहर ठंड में कांप रहा होता है। जो देखा कुछ लोग अपने अपने घर में खाना बनाकर लेकर आते हैं, साथ ही कुछ कपड़े, शॉल और कंबल भी। शांति बहन ये कंबल रख लो, सुबह से ठंड में बैठी हो। आज तो हवा भी तेज चल रही है, पता नहीं धूप निकलेगी भी कि नहीं। ये ले काजल, मेरे घर में कुछ पुराने गरम कपड़े रखे थे, मैं सारे लेकर आ गई हूँ। तुम लोग मेरे घर में नहाकर कपड़े बदल लेना। बहन मैं खाना लेकर आई हूँ, भूख लगी होगी, तुम सबको खाना खा लो। और मैं तो कहती हूँ कि यहीं पर मिट्टी का चूल्हा भी बना लो। राशन हम सभी गांव वाले मिलकर तुम्हें थोड़ा बहुत दे देंगे। गांव वाली शांति और उसके पूरे परिवार की काफी मदद करते हैं, जो देखकर शांति के परिवार को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं उनके घर के बगल में एक ढाबा होता है जो पिछले कुछ सालों से बंद होता है और उस ढाबा के पास एक तंदूर होता है। जब पूरे परिवार को ठंड से राहत नहीं मिलती तो नीतू उस तंदूर को जलाने के लिए उसे साफ करने लगती है, जिसे देखकर उसका एक पड़ोसी उससे कहता है, अरे नीतू भाभी ये क्या कर रही हो? तंदूर क्यों साफ कर रही हो? तुम्हें नहीं पता इस ढाबे का मालिक कितना खड़ूस है? हर हफ्ते आता है यहाँ। अगर उन्होंने तुम्हें तंदूर को हाथ लगाते हुए भी देख लिया ना तो पूरा गांव सिर पर उठा लेगा। बहू रहने दो इस तंदूर को, आग तो आगे जलानी ही है, वो तो बाहर खुले में भी जल जाएगी। अब तो आग जलाने में भी डर लगता है। इसी आग की वजह से आज इस ठंड में हमारा पूरा परिवार बेघर हो गया है। शांति के कहने पर नीतू तंदूर साफ करना बंद कर देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरा परिवार ठंड से कांप रहा होता है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार ना पड़ जाए। आंटी सच में बाहर बहुत हवा चल रही है, आप लोग मेरे आंगन में सो जाओ। नहीं बेटा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और तुम्हारा आंगन भी खुला है, वहां भी हमें ठंड ही लगेगी, इसलिए हमें हमारे जले हुए घर के पास ही सोने दो। विनोद करिश्मा को मना कर देता है और करिश्मा उदास होकर अपने घर में चली जाती है। वहीं जब पूरा परिवार जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहा होता है तो उन्हें काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वहां तेज हवा चलती है। पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कुछ करो। हमारे पास रहने के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही सोने के लिए कोई बिस्तर। माजी राजू तो बच्चा है और वो तंदूर बहुत बड़ा है, आज सुबह मैंने साफ भी किया था। राजू तुम एक काम करो, तंदूर के अंदर सो जाओ, तुम्हें वहां हवा नहीं लगेगी। भाभी राजू अकेले तंदूर में नहीं सो पाएगा। तंदूर में 2 जने तो आ सकते हैं, लेकिन आप और राजू तंदूर के अंदर सो जाओ, हम लोग यहीं पर बैठकर सारी रात गुजार लेंगे। राजू को ठंड से बचाने के लिए निशा राजू के साथ तंदूर के अंदर चली जाती है। तंदूर के अंदर जगह कम होती है, इसलिए दोनों माँ बेटे बिस्तर लगाकर एक साथ सिमट कर सो जाते हैं। वहीं पूरा परिवार आग जलाकर चादर ओढ़कर बैठे हुए सारी रात गुजारता है। जब सुबह होती है तो राजू और निशा तंदूर से बाहर निकलते हैं।
दादी आपको पता है तंदूर अंदर से बहुत गर्म है, मुझे तो तंदूर के अंदर से होकर बहुत मजा आया। माँ जी तंदूर तो हमारे घर से भी ज्यादा गर्म था। अगर हीटर या कोई गर्म चीज होती तो सच बता रही हूँ ठंड को भी इंजॉय किया जाता। अंदर इतना अच्छा लग रहा था। अगर तंदूर में इतनी राहत मिली है तो क्यों ना हम तंदूर का ही घर बना ले। दोबारा से घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पर तंदूर बनाने के लिए हमें किसी बड़ी लागत की जरूरत नहीं है। बस चाहिए तो ज्यादा मात्रा में मिट्टी और कुछ खराब टीन, लकड़ी या कोई भी खराब सामान, और हम अपना तंदूर इस तंदूर से बड़ा बनाएंगे ताकि एक साथ 3 से 4 लोग तंदूर के अंदर सो सके। वैसे नीतू का आइडिया बुरा नहीं है, मानना पड़ेगा। नीतू तुम भले ही अमीर घर से हो पर तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। चलो अब काम पर लगते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। घर की सारी औरतें घाट से और खेत से मिट्टी लेकर आ जाएं और हम सभी बांस की लकड़ियां और टीन का इंतजाम करते हैं। सूरज के कहने पर नीतू अपनी नंद जेठानी और सास के साथ खेत जाती है और खराब टोकरियों में काफी सारी मिट्टी भरकर अपने घर लेकर आती है। वहीं घर के आदमी भी अलग अलग दुकान पर जाते हैं और खराब टीन देखकर दुकान वाले से कबाड़ मांगते हैं। अंकल ये टीन तो कबाड़ में फेंका हुआ है, आपके तो काम का होगा नहीं, हमें दे दीजिए। अरे कबाड़ी वाला हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। अगर टीन चाहिए तो घर घर जाकर मांगो। हाँ, इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर छत के नाम पर टीन लगा रखी है। उनकी सड़ी हुई टीन लेकर जाओ। दुकानदार की बात सुनकर अमित अपने भाई और पिता के साथ गांव के कुछ लोगों के पास जाता है जिनके घर में काफी सारा कबाड़ होता है। बहन, आपके घर के बाहर ये खराब टूटी फूटी टीन है, क्या आप मुझे दे दोगी? हाँ हाँ भैया ले जाओ, वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो इसे फेंकने ही वाली थी। धन्यवाद बहन, अपना खराब टीन हमें देने के लिए, इससे हमारी बहुत मदद होगी। बिना देरी किए सूरज, अमित और विनोद वो खराब टीन लेकर घर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा गड्ढा करते हैं और टीन को उसके अंदर आधा सर्कल में मोड़कर सेट कर देते हैं। घर की औरतें मिट्टी को गीला करके टीन पर अच्छे से लिपाई करती हैं और अंदर जाने के लिए थोड़ी सी जगह बनाती हैं। साथ ही जब आधा बना तंदूर पूरी तरह से सूख जाता है तो तंदूर के ऊपर वाले हिस्से को सिलनी से ढक देती हैं और उस पर जाली लगाकर कुछ कोयले रख देती हैं। इसी तरह एक हफ्ते के अंदर पूरा परिवार 3 से 4 तंदूर घर बनाकर तैयार कर लेता है। हमारा संघर्ष खत्म हुआ, अब हमें दूसरों के घर में सोना नहीं होगा। और मैंने तंदूर को गर्म रखने का भी इंतजाम कर लिया है। माँ जी, मैं अभी सभी तंदूर के ऊपर कोयला जला कर आती हूँ। जब तक हम खाना खाएंगे कोयला जलकर राख बन जाएगी और तंदूर अंदर से गर्म हो जाएगा। नीतू जाकर सभी तंदूर घर की छत पर रख के कोयले में आग लगा देती है। जब तक पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए खाना खाता है, कोयला जलकर राख हो जाता है। इसके बाद वो लोग घर में जाते हैं और उन्हें अपने घर में काफी गर्माहट मिलती है। सही कहा था राजू ने, ये तंदूर तो अंदर से काफी गर्म है और बहू ने अपना दिमाग लगाकर इसे और गर्म कर दिया। अब सारी रात ये गर्म तंदूर रहेगा और हमें अच्छी नींद आएगी। बहू कितनी समझदार है, पर मुझे आज भी बहू के लिए दुख होता है। काश इसके माता पिता इसे अपना लेते। जहाँ शांति और विनोद अपने तंदूर घर में सोते हुए बातें कर रहे होते हैं, वहीं निशा और सूरज भी आपस में बात कर रहे होते हैं। अपना घर अपना ही होता है, कितनी शांति मिल रही है इस तंदूर घर में। बस देवर जी को जल्दी से कोई अच्छा काम मिल जाता तो हम लोग सबसे पहले अपना घर ठीक कर लेते। सही कह रही हो तुम, 2 दिन खेत नहीं गया हूँ, मालिक भी नाराज हो रहे थे। पर मुझे तो नीतू के लिए बुरा लगता है। वो इतने अमीर घर की लड़की है, पर फिर भी हमारे साथ उसने कितने सारे संघर्ष किए हैं और आज उसके ही दिमाग से इस तंदूर घर में ठंड से बचे हुए हैं। इस तरह पूरा परिवार सारी रात तंदूर में गुजारता है और सुबह होते ही वो लोग तंदूर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर धूप में खाना बनाते हैं और सारा दिन धूप में ही बैठकर काम करते हैं और रात होते ही अपने तंदूर घर में सोने के लिए वापस चले जाते हैं। नीतू, तुम्हें इस तंदूर में सोने में दिक्कत तो नहीं होती ना? मैं समझ सकता हूँ तुम अमीर घर की लड़की हो। पहले तुमने हमारी झोपड़ी जैसे घर में एडजस्ट किया और अब इस तंदूर घर में। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। भगवान भी कौन कौन से दिन दिखा रहा है हमें। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे साथ मैं तो नर्क में भी खुशी रहूंगी। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम एक तंदूर रसोई भी बना ले। बाहर खुले में शाम को खाना बनाने में दीदी को बड़ी दिक्कत होती है और वो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती है। इस तरह नीतू बिस्तर लगाकर तंदूर के अंदर ही अपने पति के साथ आराम से सो जाती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और पूरा गांव शांति के परिवार को रात को तंदूर के अंदर सोता देखता है। तो उन सबको ये देखकर काफी हैरानी होती है और सभी गांव वाले ये देखकर आपस में बातें करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब गांव के 2 आदमी शहर की ओर जा रहे होते हैं, वो शांति के परिवार की बातें कर रहे होते हैं। वहीं दोनों आदमी चाय की टपरी पर खड़े होकर बातें करते हैं। अरे जानते हो ना,
तुम वो लोग कैसे तंदूर में घर बनाकर रह रहे हैं? अरे बेचारों के साथ बहुत गलत हुआ। एक तो ऐसे ही वो लोग इतने गरीब, ऊपर से छोटे बेटे की नौकरी जुड़ गई, अब तक लगी ही नहीं है। बड़ा बेटा भी किसानी का काम करता है, कितना ही कमा लेता होगा। मुझे तो कभी कभी उस परिवार पर काफी दया आती है, और कैसे वो लोग तंदूर में रह सकते हैं। भैया बुरा तो मुझे भी लगता है, अरे हम गांव वालों से जितना बन पड़ा हमने उन परिवार के लिए किया, पर लगता है भगवान ने काली स्याही से उनकी किस्मत लिखी है। बेचारों को कितना तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। सुनिए जी, हमारी बेटी का ससुराल भी इसी गांव में है और वो लोग भी काफी गरीब हैं। इस गांव में हमारा एक घर है जिसे बेचने के लिए हम गांव जा रहे हैं। क्यों ना एक बार अपनी बेटी से भी मिल लें। 2 महीने हो चुके हैं, हमने ना तो उसकी शक्ल देखी और ना ही आवाज सुनी है। आशा, मैं भी बाप हूँ, मेरा भी दिल तड़पता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, पर समझ नहीं आता क्या करूं। पर तुम शायद सही कह रही हो, हमें एक बार अपनी बेटी से मिल लेना चाहिए। क्या पता वो लोग हमारी बेटी की बातें कर रहे हो। उन आदमी की बात सुनकर सुरेश अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर में वो अमित के घर का पता लगाते हुए उसके घर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि नीतू अपनी नंद के साथ धूप में बैठकर ठंडे पानी से कपड़े धो रही है। वहीं उसकी जेठानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है और उसकी सास अपने तंदूर घर को साफ कर रही है। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर आशा और सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहते हैं, मेरी बेटी अपने ससुराल में इस तरह रह रही है, इसीलिए मैंने कहा था इस गरीब से शादी मत कर, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पापा, आप यहाँ आए हैं अच्छी बात है, पर मेरे ससुराल वालों को ऐसा मत कहो। भले ही वो लोग गरीब हैं, पर मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, दिख रहा है मुझे तेरे ससुराल वालों का प्यार। मेरी फूल सी बच्ची से काम करवा रहे हैं। मेरी बेटी ने कभी अपने खाने के लिए बर्तन नहीं मांजे और यहाँ तो सबके कपड़े धो रही है, वो भी इतनी ठंड में। आशा की बात सुनकर पूरा परिवार उदास हो जाता है और तभी गांव की कुछ औरतें वहां आकर आशा से कहती हैं, बहन, आज अपनी बेटी को दुख में देखकर तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। पिछले 2 महीने से जब तुम्हारी बेटी अपने पूरे परिवार के साथ तंदूर में रह रही थी, तब तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? माना कि बच्चों ने गलती की, पर माँ बाप का फर्ज क्या होता है? उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना। और तुमने तो रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। बिल्कुल सही कहा बहन तुमने। बहन, अगर तुम इतनी ही भली होती ना तो शादी के कुछ दिनों बाद अपनी बेटी से एक बार मिलने जरूर आती। अरे इतनी भी क्या नाराजगी कि बेटी को उसके बुरे हालात पर ही छोड़ दिया। हमारे भी बच्चे हैं, अगर कल को हमारे बच्चे ने भी ऐसा गलत कदम उठा लिया तो हम उसे खुद से दूर तो नहीं कर देंगे ना। और हाँ भाई साहब, माना कि शांति बहन और उनका परिवार बहुत गरीब है, पर वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनकी किस्मत खराब है। आखिर में वही लोग आपकी बेटी को अपने पास अच्छे से रखे हैं और उन्होंने उसे पूरी तरह से अपनाया, ना कि आप लोगों की तरह ठुकरा दिया। पापा, आज मेरे परिवार की गरीबी नहीं, उनका प्यार देखिए, और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अगर आज आप यहाँ मुझे लेने के लिए आए हैं या ताने मारने के लिए आए हैं, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों यहाँ से चले जाओ। लोगों के ताने और अपनी बेटी की बातें सुनकर सुरेश और आशा का दिल छलनी हो जाता है और वो अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहते हैं, माफ कर दे मेरी बच्ची, हम तेरे गुनहगार हैं जो हमने तेरे प्यार को नहीं समझा। अमित, तू भी माफ कर दे। आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं यहाँ अपना घर बेचने के लिए आया था, पर मेरी बेटी के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। घर बेचकर पैसे कमाकर भी मैं क्या करूंगा? सब कुछ तो मेरी बेटी का ही है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप हमारे उस घर में चले जाओ जब तक आप लोग अपना खुद का घर नहीं बना लेते। सर, आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए वही बड़ी बात है। हम आपके घर में नहीं रह सकते। नहीं बेटा, मना मत करो, मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। और वैसे भी माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को शादी का गिफ्ट दें, और इसीलिए हम अपनी बेटी को वो घर गिफ्ट करते हैं और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगर तुम लोग घर में चले जाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम सबने हमें माफ कर दिया। आशा की ऐसी बातें सुनकर अब घर वाले मना नहीं कर पाते और इस वक्त वो लोग अपना सामान बांधते हैं और सुरेश पूरे परिवार को अपने उसी 2 मंजिले घर में ले जाता है। अब से यही है आप लोगों का घर। दादाजी, ये घर तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो सुख सुविधा की सारी चीजें। अब मुझे रात में सोने में भी दिक्कत नहीं होगी और ठंड भी नहीं लगेगी। अपना नया घर देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। तो वहीं सुरेश और आशा भी अपनी बेटी दामाद को अपना लेते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार अमित की भी नई नौकरी लग जाती है। माँ, पापा, भैया, भाभी, काजल, नीतू, तुम सबके लिए खुशखबरी है। मेरी नौकरी लग गई है। अब घर की सारी जिम्मेदारी भैया के ऊपर नहीं है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली।
सही कहते हैं लोग, हर काली अंधेरी रात के बाद एक हसीन सुबह होती है। बहुत जल्द अमित की भी नौकरी लग जाती है और समय गुजरता है। पूरे 1 साल के बाद अमित और सूरज अपनी मेहनत के पैसे से अपने घर का काम शुरू कर देते हैं और कुछ महीनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अपने पुराने घर में चले जाते हैं और सुरेश, आशा हमेशा अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो अपनी बेटी दामाद की मदद करते हैं।